नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 28 जून 2021 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आज डिस्कस करेंगे। पहला, न्यू दिल्ली टैक्टिकल हाफ मेजर्स ऑन कश्मीर मोर देन अ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एक्सरसाइज, इट इज अबाउट सेटिंग द रूल्स ऑफ पॉलिटिक्स एंड डिप्लोमेसी। हैप्पी मिन जैकब साहब ने इस आर्टिकल को लिखा और इस आर्टिकल को मैं जानबूझ के आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। उसका रीजन ये है कि बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया रखा है केंद्र की सरकार को। केंद्र की सरकार की कश्मीर पॉलिसी को क्रिटिसाइज करके रखा गया है। ये बताया गया कि केंद्र की सरकार कश्मीर में ज्यादा कुछ करना नहीं चाहती है, लोगों को अपनी तरफ मिलाने की कोशिश नहीं कर रही है। पॉलिटिक्स मतलब ये जो पॉलिटिशियंस हैं, जो मेन बड़े बड़े लीडर्स हैं जम्मू एंड कश्मीर वाले, उनके साथ ठीक तरीके से बात करने की कोशिश नहीं कर रही है। क्योंकि केंद्र की सरकार कश्मीर में स्टेटहुड लेके नहीं आ रही, इसलिए पाकिस्तान के साथ भी हमारे रिश्ते खराब हो रहे हैं। तो ये सब बातें यहाँ पे लिख रखी हैं पेमन जैकब साहब ने। जो कुछ भी इन्होंने इस आर्टिकल में लिखा है, सारी चीज़ों के साथ मैं वाक्य नहीं रखता हूँ। मुझे कुछ बातें इनकी बहुत ज़्यादा बायस लग रही सरकार के अगेंस्ट में, इसलिए मैं इस आर्टिकल को ड्रॉप कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्होंने बोल रखा है कि भाई पाकिस्तान हमसे तब बात करेगा जब हम जम्मू एंड कश्मीर को स्टेट का दर्जा देंगे। अरे पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो हमेशा इंडिया के खिलाफ कुछ ना कुछ करता आया है, और वो अभी भी इंडिया के खिलाफ कुछ कर रहा है, और आगे भी जब तक टेररिस्ट नेटवर्क्स पाकिस्तान के अंदर डोमिनेट कर रहे हैं, जब तक हाफिज सईद जैसे लीडर्स वहां पे बैठे हुए हैं, पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट ही काम करेगा। तो कश्मीर में कुछ हम कर देंगे उससे पाकिस्तान हमसे अच्छे रिश्ते कर लेगा, ये तो वैसे भी नहीं होने वाला है ना। तो यहाँ पे हैप्पी मिन जैकब साहब के जो लॉजिक दिए हुए हैं वो बिल्कुल एंटी गवर्नमेंट नजर आ रहे हैं, और मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा कि आप बहुत ज्यादा इस प्रकार के आर्टिकल्स पे ध्यान ना दें। नेक्स्ट चलते हैं, ऑन द मार्जिन विद फुल इक्वालिटी स्टिल आउट ऑफ रीच। यहाँ पे बेसिकली इंडिया की सेक्सुअल माइनॉरिटीज की बात करके रखी गई है। LGBTQ+ जो कम्युनिटी है, इंटरक्योर कम्युनिटी है, उसके बारे में बात की गई है। तो इसके बारे में बताऊंगा। जो भी अब तक इंटरक्योर कम्युनिटी से रिलेटेड नियम कानून आए हैं जुडिशरी के रिस्पेक्ट में, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं। एक केस है आपका नवतेज सिंह जौहर वर्सेस एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का। एक केस है नाज फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली 2009 का। एक 2013 का केस है सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नाज फाउंडेशन 2013। तो इन पर्टिकुलर केसेस की मदद से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो LGBT कम्युनिटी की राइट्स की जो हिस्ट्री है इंडिया में, वो क्या है, किस प्रकार से इनको राइट्स आगे मिले हैं, अभी का प्रेजेंट स्टेटस क्या है। और अगर आप इसको इंटरनेशनली कंपेयर करें तो आप देखोगे कि लगभग 25 से ज्यादा 29 के लगभग ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे LG कम्युनिटी के लोग लीगली आपस में शादी कर सकते हैं, बट इंडिया अभी भी उस लेवल पे नहीं आया। तो हमारी जुडिशरी क्या बोल रही है और बाहर के देशों में क्या किया गया है थ्रू लॉ, इसको हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे अदर शेड ऑफ ग्रे। देखिए पाकिस्तान को फिर से FATF की लिस्ट में रखा गया है। हो सकता है पाकिस्तान 1 से 2 साल तक FATF की लिस्ट में अब रहे। तो यहाँ पे क्या पॉइंट्स बताए जा रहे हैं, इसको कल मैंने करंट अफेयर्स में भी डिस्कस किया था। थोड़े और डिटेल में इस पॉइंट को देखेंगे, कुछ नए पॉइंट्स इस आर्टिकल में बताए गए। फिर अगला आर्टिकल है कॉशन एंड ऑप्टिमिज्म। यहाँ 3-4 व्यू पॉइंट्स दिए गए। ये दिया गया, बोला गया है कि क्या तीसरी कोरोना की पैंडेमिक की वेव दूसरी जितनी खतरनाक हो सकती है, अभी दूसरी जितनी खतरनाक कौन से केसेस में होंगी, उसके बारे में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स देके रखे गए। किस प्रकार से वैक्सीनेशन आगे बढ़ाना है, डेल्टा प्लस वेरिएंट्स का क्या फर्क आएगा, इन सब चीजों के बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो इस आर्टिकल को देखेंगे। फिर एक आर्टिकल यहाँ पे स्ट्रैटेजी को लेके, नेक्स्ट वेव ऑफ कोविड-19 को कैसे रोकें, इसके रिस्पेक्ट में पहले भी काफी बातचीत की है। थोड़ा रिपीटेड पॉइंट्स है, इसलिए मैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल को यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। रिपोर्टिंग ऑन नेगेटिव्स, ये जर्नलिज्म से रिलेटेड आर्टिकल है, मैं इसको छोड़ता हूँ हमेशा। और एक द पावर ऑफ एन एपोलॉजी, इस आर्टिकल को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखिए ये जो कॉलोनियल कंट्रीज हैं, इन्होंने जिस प्रकार की भी आप कह सकते हैं अत्याचार किया है पुरानी हिस्ट्री में, जब ये कॉलोनियल पावर्स थी, इन्होंने जो भी अत्याचार किया है, अगर उस अत्याचार के लिए आज की डेट में एक ऑफिशियल अपॉलॉजी देते हैं तो उससे इनकी इज्जत कम नहीं होगी, उससे इनकी स्ट्रॉन्ग मैन की इमेज नीचे नहीं जाएगी, उससे इनकी दिलदारी बढ़ेगी और ओवरऑल बायलैटरल टाइज अच्छे होंगे। जैसे जर्मनी ने भी नामीबिया से माफी मांगी, कुछ दिन पहले फ्रांस ने रवांडा से माफी मांगी थी। आपके जो जस्टिन ट्रूडो है कनाडा के, उन्होंने कोमागातू मारू के लिए माफी मांगी, जूइश शिप के लिए माफी मांगी। लेकिन अगर आप टर्की के अर्डोगन की बात कर लो तो वो अर्मेनियन जेनोसाइड के लिए माफी नहीं मांग रहे हैं। तो दो खेमों में बटा हुआ नजर आ रही है पूरी दुनिया। एक खेमा जो थोड़ा रिस्पॉन्सिबल फील कर रहा है। तो इन आर्टिकल्स को आज डिस्कस करते हैं। 4 आर्टिकल्स हैं। उससे पहले अपने मेंबर्स का स्वागत कर लेते हैं, देखते हैं किसने किसने हमको ज्वाइन किया है। तो खुशबू यादव ने हमको ज्वाइन किया है, अभिषेक सुदल ने हमको ज्वाइन किया है, पांकु सिंह ने हमको ज्वाइन किया है, सुनील गुप्ता ने हमको ज्वाइन किया है, जोगिंदर का स्वागत कल ही कर चुके हैं, देवाशीष ठाकुर ने हमको ज्वाइन किया है, और TH वीना ने हमको ज्वाइन किया है। तो खुशबू,
Abhishek Sudal, Panku, Sunil, Devashish and Veena. I welcome you all as a member on my channel. Thank you so much guys for joining. मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं. Really glad that you people are joining. Thank you so much. अब शुरू करते हैं अपने आज के इस डिस्कशन को. आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें. ज़्यादा से ज़्यादा लोग साथ इस वीडियोस को शेयर करें. ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प भी कर सकते हैं. इंस्टाग्राम पे जाके आप फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे अपने डाउट्स भी भेज सकते हैं. समय समय पे मैं उन डाउट्स को टेकअप करने की कोशिश करता हूँ. साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप जरूर याद से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में मैं सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स, वेबसाइट से रिलेटेड और जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस, सारी इंपॉर्टेंट मतलब इंपॉर्टेंट क्या, जितनी भी वीडियोस मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता हूँ, सबकी सब मैं टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट करता हूँ. तो इससे आपको रेगुलरली अपडेट्स भी मिल जाया करेंगी. तो अपने पहले आर्टिकल चलते हैं. On the margins with full equality still out of reach, despite judicial verdicts, India's sexual minorities face discrimination in employment, health issues and personal rights. क्या बताया जा रहा है यहाँ पे? देखिए, इस बार एक गूगल डूडल आया था. गूगल डूडल आपको पता है कि गूगल के होम पेज पे किसी पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी का एक डूडल बनाया जाता है, और ये था आपका डॉक्टर फ्रैंक कैमनी का. 1925 से लेकर 2011 के टाइम पीरियड में एक्टिव थे. एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर, वेटरन और गे राइट एक्टिविस्ट थे ये. अगर आप मिस्टर कैमैनी की बात करें तो अर्ली 1970s में इन्होंने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किए. ही सक्सेसफुली चैलेंज द अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशंस क्लासिफिकेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी एज ए मेंटल डिसऑर्डर. केवल इंडिया में ही नहीं, अमेरिका जैसे देशों में भी होमोसेक्सुअलिटी को एक समय पे मेंटल डिसऑर्डर माना गया है, क्राइम माना गया है. तो मिस्टर कैमनी ने यहाँ पे बोला कि ये कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं है. हर इंसान के अपने जीने का तरीका होता है. आपके जीने का तरीका अलग है, हमारे जीने का तरीका अलग है. 1970s में जब डॉक्टर फ्रैंक कैमनी ने काम किया, उसके बाद दुनिया भर में जो ग्लोबल LGBTQ कम्युनिटी है, इसके अंदर थोड़ा जोश आया और ये आगे बढ़े. ठीक है, तो ओवरऑल कहीं ना कहीं एक जोर दिया LGBT वाले इस मूवमेंट को, डॉक्टर फ्रैंक कैमनी ने जोर दिया. इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया में जो क्वेयर कम्युनिटी है, इसने भी कहीं ना कहीं अपने राइट्स के लिए फाइट की, बट फिर भी अभी भी स्टिग्मेटाइज्ड है और एक इनविजिबल माइनॉरिटी के फॉर्म में ये आते हैं. अगर आप हमारे संविधान की बात करिए तो हमारा संविधान लिबरल है, इंक्लूसिव है और लिविंग है, मतलब डायनेमिक है. और इस संविधान के होने के बावजूद भी अगर इंडिया की एक साइजेबल पॉपुलेशन को किसी भी प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन या वल्नरेबिलिटी झेलनी पड़े, तो ये अच्छी बात नहीं है. हमारे संविधान में जो हमारे फाउंडिंग फाउंडर्स हैं, उन्होंने साफ साफ लिखा था कि भाई फंडामेंटल राइट्स आर बीकॉन, और ये फंडामेंटल राइट्स सबको मिलेंगे. तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपकी सेक्सुअल प्रेफरेंस क्या है, आप फंडामेंटल राइट्स के लिए एंटाइटल्ड हैं और वो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे. और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आती है? हमारी सरकार के ऊपर, स्टेट के ऊपर और लॉ के ऊपर. लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अभी भी इस प्रकार का कोई प्रॉपर लॉ नहीं आया है जिससे जो वल्नरेबल सेक्शंस है, यहाँ पे खासकर मैं सेक्सुअल माइनॉरिटीज की बात करूँ. सेक्सुअल माइनॉरिटी मतलब मेल फीमेल की बात नहीं हो रही. सेक्सुअल माइनॉरिटी जिनकी सेक्सुअल प्रेफरेंसेस अलग हैं, LGBT क्वेयर कम्युनिटी के लोग जो हैं, इनके लिए कोई प्रॉपर नियम कानून नहीं लाया गया है जिस नियम कानून के बेसिस पे इनको सीधे सीधे कुछ लॉज दिए जाए. तो इनके लिए इंडिया में रिस्पाइट कैसे आई है? वो आई है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट रूम से, या तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट. तो पोस्ट कॉलोनियल टाइम्स में जब से हम आजाद हुए हैं, LGBT कम्युनिटी के लोगों के लिए जो कुछ भी थोड़ा बहुत किया गया है, वो जुडिशरी के द्वारा किया गया है. लेजिस्लेचर्स में तो ज्यादा कुछ इनके लिए नहीं किया गया. फिर एक ऑथर है सौरभ कृपाल, इन्होंने किताब लिखी है सेक्स एंड द सुप्रीम कोर्ट, हाउ द लॉ इज अपहोल्डिंग द डिग्निटी ऑफ इंडियन सिटीजन 2020. इस किताब में देखिए क्या लाइन लिखते हैं. इन द टग ऑफ वॉर बिटवीन डिमांड्स ऑफ ट्रेडिशनल कंसेप्शन ऑफ सोसाइटी and rights of individual to their identity and dignity, the Supreme Court has come down firmly in favor of the individual. देखिए, हमारे देश में सोसाइटी के कुछ ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ कल्चर हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, आपको अपने माँ बाप की इज्जत करनी है. अगर मंदिर में घुसना है तो आपको चप्पल उतार के घुसना है. ठीक है, तो अगर आप मस्जिद में जाते हैं तो आपका सर कवर होना चाहिए. तो कुछ इस प्रकार के नॉर्म्स बनाए गए हैं और ये कल्चरल नॉर्म्स है. इसी प्रकार से घरों में कैसे काम होगा, एक लेडी का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, इस प्रकार के लिए बहुत सारे नॉर्म्स बनाए गए हैं. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नॉर्म सही है गलत है, बनाए गए हैं. अब जब ये नॉर्म्स किसी एक इंडिविजुअल के राइट्स के साथ टकराते हैं तो इंपॉर्टेंस किसको ज्यादा दी जाएगी? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला इंपॉर्टेंस इंडिविजुअल को ज्यादा दी जाएगी. तो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल, एक मैन को प्यार करता है और सोसाइटी क्या बोलती है कि नहीं भाई, शादी होगी तो एक मेल की एक फीमेल से होगी, फीमेल और मेल सिर्फ दोस्त रह सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं रह सकते.
तो जब इस चीज के ऊपर बहस चली तो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला कि नहीं भाई, इंडिविजुअल के राइट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तब तक ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब तक वो ओवरऑल पब्लिक ऑर्डर को नहीं तोड़ते हो। अगर आप होमोसेक्सुअल हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कोई पब्लिक ऑर्डर टूट रहा है, ये तो बस सोच सोच की बात है, समझ गए। तो कुछ इस प्रकार की चीजें यहाँ पे बताई जा रही हैं। फिर यहाँ पे एक रूलिंग बताई जा रही है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियाज रूलिंग इन नवतेज सिंह जौहर एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018। यहाँ पे नवतेज सिंह जौहर एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में जो सुप्रीम कोर्ट का जो ये जजमेंट था, इसने क्या बोला, एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी टू कंसेंशुअल होमोसेक्सुअल बिहेवियर बिटवीन एडल्ट्स वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इर्रेशनल, इनडिफेंसिबल एंड मैनिफेस्टली आर्बिट्रेरी। देखिए, अगर किसी दो भी इंडिविजुअल्स के बीच में, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, कंसेंशुअल होमोसेक्सुअल बिहेवियर होता है तो 377 ऑफ द इंडियन पिनल कोड लगा के उनको सजा देना ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशनल के अगेंस्ट है। मतलब साफ साफ सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे इस केस में ये बोल रहा है कि होमोसेक्सुअल एक्ट्स को आप सजा नहीं दे सकते अंडर सेक्शन 377, आप दे ही नहीं सकते सजा, वो उनकी मर्जी है, वो अपने घर में कमरे में क्या कर रहे हैं, दिस इज नोबडी एल्स प्रेरोगेटिव। यहाँ पे साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोल दी। एंड दिस इज बेसिकली अ विन फॉर एलजीबीटी कम्युनिटी पीपल फॉर देयर jurisprudence एंड फॉर देयर क्वीर लिबरेशन मूवमेंट इन इंडिया। और ऐसा नहीं है कि ये पहला केस है जहां पे इनके फेवर में कुछ बोला गया है, इससे कुछ और पहले भी हो रखा है, जैसे दिल्ली हाई कोर्ट वर्डिक्ट इन नास फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली 2009। तो ये जो नास फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली 2009 वाला केस है, इसमें क्या बोला गया, सेक्शन 377 ऑफेंडेड द गारंटी ऑफ इक्वालिटी enshrined in आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट इट क्रिएट्स एन अनरीजनेबल क्लासिफिकेशन एंड टारगेट्स होमोसेक्सुअल एज अ क्लास। मतलब साफ साफ ये सेक्शन 377 ऑफ द इंडियन पिनल कोड आर्टिकल 14 को वायलेट कर रहा है, हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है। कैसे वायलेट कर रहा है, तो ये जो होमोसेक्सुअल पीपल इनको एक अलग क्लास की तरह दिखा रहा है, और साफ साफ हमारे फंडामेंटल राइट्स में लिखा गया है कि क्लास सेग्रीगेशन नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आप होमोसेक्सुअल पीपल को एक अलग क्लास दिखा के उनके खिलाफ अत्याचार करो, कुछ बाइस्ड प्रकार के नियम उनके खिलाफ बना दो, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, हमारे संविधान के हिसाब से ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। फिर आप देखो, अर्लियर इन द रेट्रोग्रेड स्टेप द सुप्रीम कोर्ट, रेट्रोग्रेड मतलब उल्टा कर दिया, दिल्ली हाई कोर्ट ने ये जो अच्छा डिसीजन दिया कि सेक्शन 377 को वायलेशन माना आर्टिकल 14 का, उसको उल्टा कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने सुरेश कुमार पर्सल वर्सेस नाउस फाउंडेशन 2013 रीइंस्टेटेड सेक्शन 377 ऑफ द आईपीसी। मतलब कि 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने जो सेक्शन 377 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया, सॉरी 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट ने ये जो 377 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बनाया, 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं भाई, आर्टिकल 377 ये सेक्शन 377 सही है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये जो सेक्शन 377 है इसको सही बताया, और एलजीबीटी कम्युनिटी वाले लोग अगर होमोसेक्सुअल एक्ट कर रहे हैं तो भाई कहीं ना कहीं क्रिमिनलिटी उसमें इन्वॉल्व है, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बोल दी। तो उस समय पे काफी मजाक उड़ाया गया था, बहुत सारे लोग जस्टिफाई कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को। बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि अरे भाई, जब मेल फीमेल का यूनियन चल रहा है तो उसमें क्यों जबरदस्ती बाकी लोगों को बुला रहे हो कि चलो ट्राई करके देख लो कि मेल मेल या फीमेल फीमेल में क्या होता है, मजा आता है नहीं आता। तो इस तरीके की बहुत सारे मजाक उस समय पे चल रहे थे। अगर आपने 2013 वगैरह के समय पे न्यूज़ पढ़ी हो तो बड़ी हंसी आती थी उस समय पे न्यूज़ पढ़ के। ओके, तो कुल मिला के लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का एक रिग्रेसिव डिसीजन था कि 2009 में जब राइट्स दे दिए गए हैं, 2009 में जब सेक्शन 377 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया गया है, तो 2013 में सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नाउट फाउंडेशन से सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के पहले वाले डिसीजन को उल्टा कर दिया। ठीक है, लेकिन देखिए यहां पे एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के लोगों ने अपना मूवमेंट जारी रखा। ओके, और फिर फाइनली आएगा आपका नवतेज सिंह जौहर केस। इस नवतेज सिंह जौहर केस में साफ साफ यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भाई देखिए, ये जो आपका सेक्शन 370 है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। तो नवतेज सिंह जौहर 2018 वाला केस, ये जो आपका सुरेश कुमार कौशल वाला केस है 2013 वाला, और आपका दिल्ली हाई कोर्ट वर्डिक्ट इन नास फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली 2009। इन सब में क्या क्या हुआ है ये आप याद रखिएगा। और जब भी एलजीबीटी
क्यू कम्युनिटी या सेक्सुअल माइनॉरिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कहीं आ जाता है तो तीनों केस चेप देना। अगर आप तीनों केस चेपते हो ना यहाँ पे, तो इससे ये पता चलेगा कि आपको एक्चुअली में एलजीबीटी के राइट्स के रिस्पेक्ट में इंडिया में क्या हुआ है वो पता है। क्योंकि देखिए लेजिस्लेचर्स ने तो ज़्यादा किया नहीं है, जो किया है जुडिशरी ने किया है। तो अगर जुडिशियल जजमेंट्स आप कोट कर दोगे आपको नंबर मिलेंगे। लेकिन हम इन सब चीज़ों के बाद भी देख रहे हैं कि चाहे एम्प्लॉयमेंट की बात कर लीजिए, हेल्थ की बात कर लीजिए, पर्सनल रिलेशनशिप की बात कर लीजिए, अब भी इंडिया में सेक्सुअल माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट बहुत सा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। और अभी भी एलजीबीटी कम्युनिटी के पास इंडिया में पूरी ऑटोनॉमी नहीं है। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कहीं ना कहीं हमको इंटरनेशनल प्रेसिडेंट्स को देखना चाहिए। देखिए बहुत लंबे समय से अब एलजीबीटी कम्युनिटी के लोग, खासकर 2018 में ये जो नवतेज सिंह जोहर वाला केस का जजमेंट आया है, उसके बाद से एलजीबीटी कम्युनिटी के लोग भारत सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि आप एक ऐसा लॉ लेके आइए जिससे सेम सेक्स मैरिजेस को इंडिया में लीगल किया जाए। ठीक है, तो एक लड़का एक लड़के से ऑफिशियली शादी कर सके, एक लड़की से ऑफिशियली शादी कर सके, और बाकी जो एलजीबीटी कम्युनिटी के लोग हैं वो भी आपस में शादियां कर सके। अब इस चीज को यूनियन ऑफ इंडिया सीधे सीधे मानने के लिए मना कर रहा है। देखिए भारत सरकार को मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन भारत सरकार डर रही है। उसका रीजन ये है कि जो हमारे कल्चरल नॉर्म्स हैं वो हो जाएंगे वॉयलेट। असल में इंडिया में क्या है ना, कि जो एलजीबीटी कम्युनिटी के लोग हैं ये बहुत ज्यादा नहीं है, तो बहुत ज्यादा ना होने की वजह से इंडिया में जो सरकारें होती हैं वो वोट बैंक के बेसिस पे डिसीजन लेती हैं। अब मान लीजिए सरकार सेम सेक्स मैरिज को लीगल कर देती है, तो बहुत सारे जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम सेक्शन हैं, हिंदू सेक्शन हैं, वो नाराज हो जाएंगे, कहेंगे भाई क्या मजाक चला रखा है आप लोगों ने, ये सब आप क्या कर रहे हैं, आप तो मॉडर्निटी के नाम पे मजाक कर रहे हैं। ऐसे अभी भी बहुत सारे कंजर्वेटिव सेक्शंस इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए सरकार डरती है। ऐसा नहीं है कि सरकार करना नहीं चाहती, बट सरकार डरती है। सरकार तो ऑब्वियस सी बात है डरेगी, उनका अगर वोट बैंक जाएगा तो वो डरेंगे ही डरेंगे। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो अभी यहां पे देखिए कुछ इंटरनेशनल प्रेसिडेंट्स को देखते हैं। एक इंटरनेशनल प्रेसिडेंट यहां बताया गया जस्टिस एंथोनी कैनेडी ऑफ द यूएस सुप्रीम कोर्ट इन ओबरगेफेल वर्सेस हॉजेस 2015। यहां पे जस्टिस एंथोनी कैनेडी ने क्या बोला कि भाई इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज की इमोशनल और सोशल वैल्यू है, और अगर एक मैरिज हो रही है इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो सेक्स अपोजिट है या सेम सेक्स है, वहां पे इमोटिव एलिमेंट इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अभी के समय पे अगर आप देखें तो 29 देशों में सेम सेक्स मैरिज को लीगली परफॉर्म किया जाता है और सरकार के द्वारा रिकॉग्नाइज भी किया जाता है। तो इंडियन सोसाइटी को भी इन चेंजिंग ट्रेंड्स के हिसाब से अडेप्ट करना चाहिए। एक तो अमेरिका के एग्जाम्पल से ये बताया जा रहा है। फिर क्या बोला जा रहा है कि भाई अगर आप आर्टिकल 15 की बात करो इंडिया की, तो ये क्या सिक्योर करता है? इट सिक्योर्स द सिटीजंस फ्रॉम एवरी सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बाय स्टेट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस। अभी सेक्स के बेसिस पे अगर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है तो सेम सेक्स मैरिज को आप अलाउ कर दो, क्यों प्रॉब्लम करो? तो ये जो आर्टिकल 15 है उसके हिसाब से तो सीधे सीधे सेम सेक्स मैरिज अलाउ होनी चाहिए, बट सरकार कैसे अलाउ करे? सरकार तो वैसे ही डरती है वोट बैंक के रिस्पेक्ट में। और इम्बाइबिंग द जीट गेस्ट का मतलब क्या है कि देखिए किसी पर्टिकुलर समय के हिसाब से आपको कंडीशंस को इम्बाइब करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिकल 15 की जो डेफिनेशन आज है, हो सकता है 1947 में या फिर 1900 में या 1850 में डेफिनेशन ना होती, क्योंकि उस समय पे सोसाइटी बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव थी। आज की डेट में ग्लोबल सोसाइटी इतनी कंजर्वेटिव नहीं रह गई है। जो चीजें दुनिया में डेवलप्ड कंट्रीज कर रही हैं, अगर हम उनको इंडस्ट्री के फील्ड में फॉलो कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स के फील्ड में फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ पे सेम सेक्स मैरिज की फील्ड में फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं? तो इम्बाइबिंग द कंसेप्ट ऑफ ज़ीटगेस्ट का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि दुनिया में इस समय पे ह्यूमन राइट्स में सेम सेक्स मैरिज मिल जाती हैं, सेम सेक्स मैरिज इंक्लूड हो जाती हैं। तो ज़ीटगेस्ट के प्रिंसिपल्स के हिसाब से आर्टिकल 15 में सेम सेक्स मैरिज को भी प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। फिर यहाँ पे साउथ अफ्रीका का एग्जांपल दिया गया है। मई 1996 में साउथ अफ्रीका पहला ऐसा देश बना जिसने सेक्सुअल ओरिएंटेशन के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट किया, बंद किया। उनके संविधान का सेक्शन 9 क्लॉज 3 क्या बोलता है कि दैट स्टेट में नॉट अनफेयरली डिस्क्रिमिनेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगेंस्ट एनीवन ऑन वन और मोर ग्राउंड्स। मतलब कि स्टेट किसी के भी अगेंस्ट ना डायरेक्टली डिस्क्रिमिनेट करेगा ना ही इनडायरेक्टली डिस्क्रिमिनेट करेगा ऑन ग्राउंड्स ऑफ रेस, जेंडर, सेक्स, प्रेगनेंसी, मैरिटल स्टेटस, एथनिक, सोशल ओरिजिन, कलर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, एज, डिसेबिलिटी। तो इन सब चीजों के आधार पर साउथ अफ्रीका का संविधान ये बोलता है कि उनकी सरकार सेक्सुअल माइनॉरिटीज के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी। सिमिलरली यूनाइटेड किंगडम में एक लॉ पास किया गया, एलन ट्यूरिंग लॉ 2017 में। एक्चुअली में जो एलन ट्यूरिंग थे ये एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के समय पे इंग्लैंड की तरफ से बहुत सारे कोड ब्रेक किए थे, कंप्यूटिंग जीनियस थे, लेकिन ये एक होमोसेक्सुअल थे। तो बाद में
इनको ग्रॉस इंडिसेंसी के लिए कन्विक्ट किया गया और इनको सजा दी गई। इनकी मृत्यु के बाद इनको माफी दी। सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसने इंग्लैंड के लिए वर्ल्ड वॉर 2 में इतना काम किया, उसी को सजा दे दी। क्यों? क्योंकि वो एक होमोसेक्सुअल था। लेकिन बाद में उनकी सरकार को रियलाइज हुआ कि ये गलत है और उन्होंने उसको माफ किया, पोस्टुमसली पार्डन किया। वो तो बेचारा मर गया, ठीक है ना, उसके खिलाफ तो जो अत्याचार हुआ वो अत्याचार रह ही गया, लेकिन उसको पोस्टुमस पार्डन मिला। तो ह्यूमन रिकॉग्निशन में, ह्यूमन मेमोरी में उसको ऑनर दिया गया। और उसके साथ साथ जितने भी और लोग थे इंग्लैंड के अंदर जिनके ऊपर इस प्रकार के इल्जाम लगाए गए थे, उनको भी छोड़ दिया गया। एक लॉ ही आ गया उस एलन ट्यूरिंग के नाम पे, जिसका नाम था एलन ट्यूरिंग लॉ। और इस आर्टिकल में यही बोला जा रहा है कि इस प्रकार के एलन ट्यूरिंग लॉ की इंडिया में भी जरूरत है। भाई, यहाँ पे हमें लॉ के हिसाब से ये रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है कि आप एलजीबीटी कम्युनिटी के लोगों को जबरदस्ती में सजा मत दीजिए, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। और जस्टिस रोहिंटन एफ नरिमन ने ये नवतेज सिंह जोहर वाले केस में बोला भी गया था कि सरकार को अपने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, पुलिस ऑफिशियल्स को इस बात की ट्रेनिंग देनी चाहिए कि वो एलजीबीटी कम्युनिटी के लोगों को परेशान ना करें, उनको सताएं ना, उनको पेस्टर ना करें। हालांकि इस प्रकार की कोई भी ऑफिशियल पॉलिसी सरकार के द्वारा अब तक तो नहीं बनाई गई है। तो ये था पूरा आर्टिकल का डिटेल डिस्कशन। मैं कहूंगा आज का सबसे बेस्ट और सबसे ज्यादा इंफॉर्मेटिव आर्टिकल था ये एलजीबीटी कम्युनिटी वाला। नेक्स्ट बात करते हैं अनदर शेड ऑफ ग्रे। व्हाइल पाकिस्तान स्टेज ऑन द FATF लिस्ट, इंडिया मस्ट पुश फॉर जस्टिस इन क्रॉस बॉर्डर टेरर अटैक्स। ठीक है भाई, बात करते हैं यहाँ पे। पाकिस्तान की उम्मीद थी कि FATF की लिस्ट से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। इस 39 मेंबर की ग्रुपिंग ने पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में रख दिया। और इस बार पाकिस्तान ने मार्क किससे मिस किया? एक क्रूशियल पॉइंट। 27 पॉइंट मीट करने होते, एक पॉइंट पाकिस्तान ने मीट नहीं किया था। कौन सा पॉइंट था वो? बीइंग जस्ट डेफिशिएंट इन प्रोसिक्यूटिंग द सीनियर लीडरशिप ऑफ यूएन प्रोस्क्राइब्ड टेरर ग्रुप्स। देखिए, दुनिया भर में जो यूएन प्रोस्क्राइब्ड टेरर ग्रुप्स हैं और उनके जो लीडर्स हैं, उनको प्रोसिक्यूट करना पड़ेगा उन कंट्रीज को जिनके यहाँ पे वो है। पाकिस्तान के अंदर ऐसे बहुत से ग्रुप्स हैं और पाकिस्तान के अंदर ऐसे बहुत से लीडर्स हैं। सोचिए, इंडिया पाकिस्तान के बंटवारे के बाद पाकिस्तान किस हद तक टेररिज्म का गढ़ बन गया। अगर ये बंटवारा ना हुआ होता, अगर ये दोनों देश एक होते, कम से कम ये बवाल तो नहीं हो रहे होते। पाकिस्तान तो बिल्कुल टेररिज्म का गढ़ बना बैठा है इस टाइम पे। तो चूंकि यहाँ पे पाकिस्तान ने इस यूएन प्रोस्क्राइब टेरर ग्रुप्स के अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया है, इनको FATF की ग्रे लिस्ट में मेंटेन रखा है, इनको हटाया नहीं गया। FATF यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के साथ काम करता है। और सोचिए, पाकिस्तान की मुसीबत इतनी बड़ी है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना परमानेंट मेंबर है, वो भी कहीं ना कहीं FATF की लिस्ट से पाकिस्तान को बाहर नहीं निकाल पा रहा है। ये जो FATF करता क्या है? इट इवेलुएट्स कंट्रीज on their efforts in anti-money laundering and countering the finance of terrorism, AML CFT laws। AML CFT समझ लीजिए, मतलब एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉस और काउंटरिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म लॉस। तो ये जो जैश ए मोहम्मद का चीफ है मसूद अजहर, बहुत सारे और लोग हैं, इनको कहीं ना कहीं अभी भी पाकिस्तान में सेफ हेवन मिला हुआ है, बड़े आराम से वहाँ पे रह रहे हैं और इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेता, तो ग्रे लिस्ट में तो पाकिस्तान रहेगा ही। पाकिस्तान गवर्नमेंट को जब पता चला कि ये FATF में अभी भी जमे हुए हैं, तो ये बहुत चिल्लाने बिल्लाने लगे कि कहते ये क्या तरीका है। इस प्रकार के एक्शंस जब पहले दूसरी कंट्रीज ने लिए, उनको तो लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया, हमारे साथ ही इतनी दोस्ती क्यों दिखा रहे हो, हमें क्यों लिस्ट में रख रहे हो। आपको पहले बता दूं कि इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग लिस्ट FATF की जो होती है, इसमें पहले 2009 से लेकर 2015 तक पाकिस्तान रह चुका है। ग्रे लिस्ट में वो 2015 में निकाल लिया गया था, 2018 में फिर से उसको ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया। और जैसा हमेशा होता है वैसा इस बार हुआ, जब पाकिस्तान फिर से FATF में पहुंच गए, तो अपनी गलतियों को देखने के बजाय उनको एक ही जगह पे बोलना आता है, एक ही पर्टिकुलर प्लेयर पे चिल्लाना बिल्लाना आता है, वो है इंडिया। तो इंडिया के ऊपर चिल्लाने लगे पाकिस्तानी लीडर्स कि इंडिया लॉबी कर रहा है हमको FATF में रखने के लिए। मतलब उनकी पूरी पॉलिटी एंटी इंडिया है, अपने लोगों को वो इंडिया को अगेंस्ट बोल बोल के उल्लू बनाते हैं, ठीक है। आप हमारे न्यूज चैनल को देख लो, इंडिया में भी जितने न्यूज चैनल आते हैं, अभी चाइना वाला जो LAC का स्टैंड ऑफ हुआ, उससे पहले अगर आप देखो तो न्यूज चैनल में सिर्फ पाकिस्तान ही पाकिस्तान दिखाया जाता था। तो ऐसा नहीं है, इंडिया और पाकिस्तान के अंदर चले जाओगे तो हर न्यूज चैनल पे एंटी इंडिया ही चलता है। मतलब वो अपने न्यूज चैनल्स के माध्यम से अपने लोगों को इंडिया के अगेंस्ट बोल बोल के ही उल्लू बनाते हैं, ये उनका सेट पैटर्न है। तो जब भी कोई चीज इंटरनेशनली गलत हो जाए तो इंडिया के ऊपर चिल्लाने लगो, तो यहाँ पे इंडिया पे चिल्लाने लगे। कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी बोलना है कि US पाकिस्तान में बेसेस का एक्सेस मांग रहा था। एक्चुअली में अफगानिस्तान से पुल बैक कर रही है US की फोर्सेस, तो अफगानिस्तान से पुल बैक करने के बाद एक छोटी सी टुकड़ी US की
पाकिस्तान में ये प्लेस करना चाहते थे। पाकिस्तान प्लेस करने से मना कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान यूएस की टुकड़ी को अगर अपने यहाँ प्लेस करने देता है तो तालिबान से पाकिस्तान के रिश्ते बिगड़ जाएंगे, और वो पाकिस्तान चाहता नहीं। तो जब यूएसए को मना कर दिया पाकिस्तान ने अपने यहाँ बेसिस बनाने से, तो यूएस नाराज हो गया, और कहीं ना कहीं ऐसा बोला जा रहा है कि एफएटीएफ में ग्रे लिस्ट में यूएस की वजह से बना हुआ है पाकिस्तान। बहुत सारे ऐसे यहाँ पे रीजन समझ में आया। फिर आप देखोगे कि एफएटीएफ की जब हियरिंग हुई तो इमरान खान साहब ने यह भी बोला, जो कि प्रधानमंत्री है पाकिस्तान के, कि भाई देखिए हम बहुत सारे टेरर फाइनेंसिंग लॉस को लेके आ चुके हैं, हमने इनको अमेंड भी किया है, हमने 30 यूएन प्रोस्क्राइब्ड लीडर्स को प्रोसिक्यूट भी किया है, उनको सजा भी सुनाई है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये कि केवल सजा सुनाने से नहीं होगा। अगर आप किसी को सजा देते हो तो सजा देने के बाद वो सजा एग्जीक्यूट भी होनी चाहिए, जेल टाइम भी होना चाहिए। और सुनने में आ रहा है कि जितने लोगों को भी यहाँ पे पाकिस्तान ने सजा दिलाई है वो सच में जेल टाइम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जेल में बंद हैं कि नहीं है, और जेलें भी उनकी 5 स्टार है। ये तो आपने हमारी हिंदुस्तानी मूवियों में देखा ही है। तो कुल मिला के यहाँ पे पाकिस्तानी अथॉरिटीज के ऊपर बहुत ज्यादा इंटरनेशनल प्रेशर है कि जिसके ऊपर भी आपने इल्जाम लगाए हैं अपने इल्जामों को एग्जीक्यूट करो, ये सिर्फ बातों में मत रखो, ठीक है। तो यहाँ पे FATF, which works on the principle of mutual compliance, has made it clear that Pakistan must complete the prosecution of all proscribed leaders of group, इंक्लूडिंग लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, अल-कायदा एंड तालिबान। मतलब इन सारे ग्रुप्स के जितने भी लीडर्स आपके यहाँ खुलेआम घूम रहे हैं, इनको पकड़ो, जेल में डालो, इनको सजा दो। और यहाँ पे adding 6 more items to the list on amending its money laundering act and cracking down on other business involved in money laundering and terror financing। पाकिस्तान को साफ साफ बोला है एफएटीएफ ने कि जो तुम्हारा मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसको अमेंड करो और उसमें 6 आइटम्स और जोड़ो। साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग करके तुम लोग अलग अलग बिजनेसेस के थ्रू जो टेरर फाइनेंसिंग को पैसा दे रहे हो इसको बंद करो। मतलब कि इस एक कंडीशन के साथ कि यूएन प्रोस्क्राइब टेरर ग्रुप्स अभी भी पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, एक और कंडीशन एफएटीएफ ने यहाँ पे पाकिस्तान के ऊपर लगा दी है कि अपने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को चेंज करो, उसके अंदर 6 और नए अमेंडमेंट्स लेके आओ, ताकि जो भी टेरर ग्रुप्स तुम्हारे यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं उनके खिलाफ इफेक्टिवली एक्शन लिया जा सके। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अभी आराम से 1 से 2 साल और पाकिस्तान एफएटीएफ की लिस्ट पे रहने वाला है। इतनी जल्दी एफएटीएफ की लिस्ट से नीचे नहीं उतरेगा। उसी के बाद इमरान खान चिल्ला चिल्ला के बोलने लगे कि जैसे इंडिया को आप दे रहे हो हमें भी इंपॉर्टेंस दो। अमेरिका भी कोई दूध का धुला नहीं है। एक समय था जब अमेरिका खुलेआम पाकिस्तान के फेवर में बोलता था, इंडिया के अगेंस्ट बोलता था, ठीक है। आज की डेट में इंडिया स्ट्रैटेजिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है यूएसए को, तो यूएसए इंडिया को सपोर्ट कर रहा है। कल की डेट में इंडिया बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा तो हो सकता है जिस प्रकार से आज चाइना यूएसए के बीच में लड़ाई हो रही है, इंडिया यूएसए के बीच में लड़ाई होने लगे। तो बहुत सी चीजें, ये इंटरनेशनल पॉलिसी इसी प्रकार से चलती है। फिर आगे देखते हैं। देखिए, पाकिस्तान कंटिन्यूस ऑन द लिस्ट इज सम कंफर्ट इवन एज इट अवेज टू जस्टिस रिलीवर टू लीडर्स। देखिए, सीधी बात यह कि इंडिया के खिलाफ बहुत सारे टेरर अटैक्स किए गए उन लीडर्स के द्वारा, उन टेरर ग्रुप्स के द्वारा जिनको पाकिस्तान में सेफ हेवन मिला हुआ है। लश्कर-ए-तैयबा की बात कर लीजिए, जैश-ए-मोहम्मद की बात कर लीजिए, उन्होंने मुंबई 26/11, पार्लियामेंट, 2001 का अटैक, पठानकोट, पुलवामा जैसे बहुत सारे अटैक्स करवाए हैं। तो सिर्फ टेरर फाइनेंसिंग ही नहीं, हमारे खिलाफ ये जो अटैक्स हुए हैं इनके लिए भी हमको जस्टिस चाहिए, और इनके लिए जस्टिस पाकिस्तान के थ्रू ही मिल सकता है। अब हम लोग मोसाद तो है नहीं इजराइल की कि हमारे खिलाफ कोई करोगे तो तुम्हारे घर में घुस के मार देंगे। हमारे यहाँ तो पाकिस्तान के टेररिस्ट को केवल बॉलीवुड मूवीज में घुस के मारा जाता है कि सैफ अली खान गए और वहां पे जाके उड़ाए। कौन सी मूवी थी भूल गया मैं, मूवी का नाम नीचे कमेंट करके बताओ, जिसमें सैफ अली खान जाते हैं बॉलीवुड मूवी में और जाके मार आते हैं, वहां पे बाद में शहीद हो जाते हैं। तो मूवी का नाम नीचे होता, मैं भूल रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हम उतने स्ट्रांग, अब देखिए इजराइल की मोसाद तो हम है नहीं कि अंदर घुस के इस प्रकार के अटैक कर दें। हो सकता है प्रैक्टिकल भी ना हो, क्योंकि हम इस प्रकार के अटैक करेंगे तो हमारे खिलाफ अटैक होंगे, उसके लिए शायद हम तैयार नहीं, जो भी रही हो हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी चीज ये हो रही है कि पाकिस्तान के ऊपर एफएटीएफ का स्टैंड बहुत स्ट्रांग हो रहा है। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज समझनी पड़ेगी, एफएटीएफ को एक लिमिट से ज्यादा खुली छूट नहीं दी जा सकती है, क्योंकि खुले सांड कभी कभी लौट के आपके पास भी दौड़ आते हैं, और यही बात एफएटीएफ की बोली जा रही है। अभी तो क्या है, पैंडेमिक चल रहा है, एक म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट होती है एफएटीएफ के अंदर, वो हर कंट्री के लिए चेक की जाती है, तो वो इंडिया के लिए भी चेक की जाएगी। तो ऑटोमेटिकली जब पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है एफएटीएफ को लेके, तो कल की डेट में पाकिस्तान चिल्लाने लगेगा इंडिया के अगेंस्ट कि इंडिया में भी तो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, इंडिया में भी तो टेररिज्म हो रहा है। और बाद में क्या, अभी चिल्ला रहा है पाकिस्तान, कई सारे टेररिस्ट अटैक्स के लिए पाकिस्तान ने इंडिया को रिस्पॉन्सिबल ठहराया है। सोचो अब इंडिया जाके उनके यहाँ बम फोड़ रहा है, हमको यही काम बचा है, हम जिस दिन बम फोड़ने पे आ गए आधा पाकिस्तान उड़ जाएगा। लेकिन नहीं, चूंकि वो बम फोड़ते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि बाकी भी बम फोड़ रहे हैं,
ठीक है, उनको पता है कि इंडिया कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन अब ह्यूमिलिएट करना है तो कुछ तो बकवास करनी है, तो वो ये बकवास कर रहे हैं कि इंडिया बम फोड़ रहा है। ठीक है भाई, तो अब FATF में जब म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट इंडिया की देखी जाएगी तो हो सकता है कि इंडिया के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और ये कॉम्बैटिंग ऑफ फाइनेंस टेररिज्म के रिजीम के ऊपर कुछ सवाल उठाए जाए। और इंडिया के रिजीम के ऊपर अगर आप सवाल उठाए जाते हो तो इंडिया में एक फिनोमिना को बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा है, वो है एक्सट्रीम राइट विंग टेररिज्म। ये जो राइट विंग टेररिज्म है, जो हिंदुत्व वाला टेररिज्म है, इसको लेके कहीं ना कहीं इंडिया को क्वेश्चन किया जा सकता है FATF में। तो FATF को इतना भी स्ट्रांग नहीं कर देना है कि एक दिन पे वो इंडिया के ऊपर आके खड़ा हो जाए, हमारी सोवरेनिटी को वॉयलेट करने लगे। ये एक पॉइंट यहाँ पे एंड में काफी अच्छा बताया गया। ठीक है, हालांकि वो चीज़ अभी दूर है, जब तक USA जैसी कंट्रीज हमें सपोर्ट कर रही हैं और ओवरऑल हमारी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बहुत बड़ी है, ये कर पाना थोड़ा मुश्किल है। और कहीं से भी हम पाकिस्तान जैसे तो है नहीं भाई। ओके, नेक्स्ट, कॉशन एंड ऑप्टिमिज्म। थर्ड वेव में बी वेकर देन सेकंड, बट वैक्सीनेशन प्रिवेंटिव स्टेप्स मस्ट स्टे हाई। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे भाई, देश में सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस आ चुके हैं ग्लोबली और थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ्स हो चुकी हैं। वैसे तो हम दोनों में नंबर 1 ही होंगे अगर ऑफिशियल डाटा बाहर आ जाए, बट क्या नाम से अभी मतलब अगर अनऑफिशियल डाटा बाहर आ जाए तो अभी तो ऑफिशियल डाटा के हिसाब से सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस ग्लोबली एंड थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ्स। हर दिन 50,000 नए केसेस आ रहे हैं इंडिया में। वैसे तो केसेस कहीं ना कहीं कम हो रहे हैं, लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस हट रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी सेकंड वेव खत्म हो गई है। और अगर मान लो सेकंड वेव ऑलमोस्ट खत्म हो भी गई है, तो जिस प्रकार से लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस हटाए जा रहे हैं, केसेस आप कह लो कि कम हो रहे हैं, तो ओवरऑल इकोनॉमी ओपन हो रही है, लोग घूमने फिरने निकल रहे हैं, पोटेंशियल थर्ड वेव के चांस हमेशा बने रहते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल उठा, एक मैथमेटिकल मॉडलिंग स्टडी हुई जिसमें इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साइंटिस्ट थे और इंपीरियल कॉलेज लंदन के साइंटिस्ट थे। इस स्टडी में एक सवाल पूछा गया। सवाल ये है कि क्या अगर थर्ड वेव आती है इंडिया के अंदर तो क्या वो सेकेंड वेव जितनी खतरनाक होगी? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है नो। और मान लीजिए कि अगर थर्ड वेव आती है और सेकेंड वेव जितनी खतरनाक होती है, तो वो सेकेंड वेव जितनी खतरनाक कौन से सर्कमस्टांसेस में होगी? तो उन सर्कमस्टांसेस को थोड़ा खंगालते हैं। अगर 3 पॉइंट्स मिल जाते हैं, 3 चीजें साइमल्टेनियसली हो जाती हैं, तो हमारी थर्ड वेव सेकेंड वेव जितनी खतरनाक हो सकती है। पहला पॉइंट क्या कि जितने भी लोगों को कोरोना का इन्फेक्शन हुआ है वो रिकवर कर गए हैं, उनमें से 1/3 यानी 33.33% लोग अपनी इम्यूनिटी लूज कर दें। दूसरा, कोई एक ऐसा वायरस आ जाए जिसका रिप्रोडक्टिव रेट 4.5 है, मतलब अगर इंडिया का कोई एक एवरेज इंडिविजुअल उस वायरस के म्यूटेंट से इन्फेक्ट होता है तो वो 4 से 5 और लोगों को इन्फेक्ट करे। और तीसरा कि ये सब तब हो जब सेकेंड वेव खत्म हो चुकी हो। कुल मिला के ये तीनों फैक्टर्स हो पाने मुश्किल लग रहे हैं, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम थर्ड वेव आएगी कोरोना वायरस की, ये बात तो तय है। जैसे आज भी जो रिपोर्ट निकल के आई है द हिंदू के फ्रंट पेज पे, शायद ICMR की, मैंने देखा नहीं, उसमें ये बोला गया कि देखिए थर्ड वेव हो सकता है दिसंबर तक आए, तुरंत ना आए। अब इंडिया में हम इस थर्ड वेव को कैसे रोक सकते हैं, कैसे इसको स्टॉप कर सकते हैं? तो भाई अगर हम लोग बहुत तेजी से वैक्सीनेशन करें, वैक्सीनेशन को तो वन स्टॉप सॉल्यूशन देखिए माना ही जा रहा है। ओके, 40% आबादी करें, अगस्त तक हमारी 40% आबादी को अगर 2 डोजेस दे दी जाए तो कहीं ना कहीं कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के फैलाव को हम कम कर सकते हैं। अब तक इंडिया में 20% से कम इंडियंस को 1 डोज मिली है, केवल 4% इंडियंस ऐसे हैं जिनको दोनों डोजेस मिली है। इस साल के एंड तक सरकार का टारगेट है कि सारे एडल्ट्स को वैक्सीनेट करना है, लगभग 94.4 करोड़ एडल्ट्स को वैक्सीनेट करना है। जिस प्रकार से वैक्सीनेशन अभी चल रहा है, कोशिश तो कर रही है सरकार, बट प्रेजेंट रेट के हिसाब से तो ये रेट मिल पाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। तो हमें करना क्या है? हमें करना ये कि ICMR के प्रोजेक्शंस के हिसाब से जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा हमें अपने सप्लाईज को फुलफिल करना है, ताकि आगे आने वाले समय में अगर कोई भी अपटिक आता है, कोई भी इन्फेक्शन बढ़ने के चांस आते हैं, तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज तैयार हो उसको डील करने के लिए। ठीक है, अब एक और खास बात है, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पे मैंने आपके साथ बात किया है, इंपीरियल कॉलेज लंदन और ये इंडिया का ICMR वाला, ये एक मैथमेटिकल मॉडल है, ये बस एक स्टडी है। और सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस इन्फेक्शन से पहले भी ऐसी बहुत सी स्टडीज हुई हैं। तो उन स्टडीज के दौरान किसी ने भी ये नहीं बोला कि इंडिया में सेकेंड वेव की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा होगी, स्केल इतना ज्यादा बड़ा होगा। तो हम मैथमेटिकल मॉडल्स पे तो देखिए चल नहीं सकते, मैथमेटिकल मॉडल्स आर प्रोन टू फेलियर, ये भी फेल हो सकता है। तो हमें क्या करना है? हमें बहुत अर्जेंट बेसिस पे इस चीज का ध्यान रखना है कि इंडिया में हम हर अर्जेंसी के लिए तैयार हैं।
एक और बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने ये है, वो है ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस की। ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस आपको पता है क्या होते हैं? कि मान लीजिए आपने कोरोना की वैक्सीन लगवाई और कोरोना की वैक्सीन लगवाने के बाद भी आप इन्फेक्ट हो गए, तो उसको बोला जाता है ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस। ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस की क्या क्या वजहें हो सकती हैं? तो बहुत सी वजह हो सकती हैं। हो सकता है कि आप जिस कोरोना वायरस के वेरिएंट से इन्फेक्ट हुए हो उसके अगेंस्ट आपके अंदर इम्यूनिटी आ गई, अगली बार कोई और खतरनाक कोरोना वायरस इन्फेक्शन आ गया, ये आपको वैक्सीनेशन दी गई है। और वैक्सीनेशन देने के बावजूद भी जो नए डेल्टा प्लस वेरिएंट फैल रहे हैं, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो नए डेल्टा प्लस वेरिएंट्स हैं इनकी ट्रांसमिसिबिलिटी, इन्फेक्टिविटी ज्यादा है और वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यूनिटी के अगेंस्ट ये ज्यादा इफेक्टिव है। तो ये डेफिनेटली आपको ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कर सकते हैं। मतलब अगर आपको वैक्सीन मिल भी गई है ना, तो पूरी तरीके से आप सेफ नहीं हो। इसलिए डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट्स के अगेंस्ट जो इफेक्टिवनेस है ना वैक्सीन की, इनको काफी क्वेश्चन किया जा रहा है इस समय पे। तो आईसीएमआर के एनालिसिस के हिसाब से वैक्सीन के साथ साथ एक और फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जो आपको रियल टाइम में बचाएगा, वो ये है कि आप वैक्सीनेशन के साथ साथ मास्क पहने, क्राउड्स को अवॉइड करें और फिजिकल डिस्टेंसिंग करें। ये एक ऐसी चीज है जो कि आगे आने वाले समय में बहुत लंबे टाइम तक आपको करनी है, तो आप कोरोना वायरस से बच पाओगे। जो लोग भी अब तक कोरोना वायरस से बच के बैठे हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं इन स्टेप्स को फॉलो किया है, तभी वो कोरोना वायरस से बच के बैठे हैं। और अगर आप भी इन स्टेप्स को फॉलो करते हो, एक प्रॉपर मास्क पहनते हो, क्राउड्स अवॉइड करते हो, सारे प्रोटोकॉल्स लेते हो, ठीक से हाथ वगैरह धुलते हो, तो कोरोना वायरस आपको नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी आपके होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और अगर होने के चांसेस कम हो रहे हैं, देन द आइडिया इज वर्थ इंप्लीमेंटिंग। नेक्स्ट बात करते हैं द पावर ऑफ एन apology. The apologies by countries for past mistakes can improve bilateral ties and can help people reconcile with the past. क्या बताया जा रहा है यहाँ पे? मई में जर्मनी ने नामीबिया से ऑफिशियली माफी मांगी, जो भी उन्होंने मैसेकर किया था हेरोरो और नामा पीपल के अगेंस्ट 1904 से लेकर 1908 में। इस पर्टिकुलर टॉपिक को मैंने आपके साथ कवर भी किया था। फिर एमेनुअल मैक्रोन साहब ने रवांडा से भी माफी मांगी थी रवांडन जेनोसाइड के लिए। ये जर्मनी वाले जेनोसाइड वाली तो मैंने अलग से वीडियो बनाई थी, रवांडन वाले को शायद मैंने हिंदू एडिटोरियल या फिर करंट अफेयर्स में डिस्कस किया था। कुल मिला के यहाँ बोला क्या जा रहा है कि अगर कोई एक कंट्री अपने पास्ट क्राइम्स के लिए माफी मांग लेती है तो उससे वो नीचे नहीं गिरती है। ये माफी मांगने के बहुत से पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं। इस माफी मांगने से अलग अलग देशों के बीच के जो रिश्ते हैं वो बहुत अच्छे हो जाते हैं। इन माफी मांगने से जो लीडर्स माफी मांग रहे हैं वो कहीं ना कहीं पुराने लीडर्स की गलती के लिए माफी मांग रहे हैं, तो उनका मैग्नानिमस नेचर पता चलता है, उनका बड़े दिल वाला नेचर पता चलता है। और सबसे खास बात यह कि जब भी माफी मांगी जाती है तो कोई एक अमीर कंट्री थोड़ा कंपेंसेशन भी देती है। जब ये कंपेंसेशन आता है तो जो विक्टिम के डिसेंडेंट्स हैं जिनके खिलाफ अत्याचार हुआ था उनको भी कुछ हद तक यहाँ पे कंपेंसेशन दिया जा सकता है। तो ये सब बातें कही गई हैं। अब जब जर्मनी ने नामीबिया से माफी मांगी तो उससे पहले बहुत बातचीत हुई, बहुत पब्लिक डिबेट्स हुई। और जो हेरोरो एक्टिविस्ट हैं उन्होंने ये बोला है कि जो जर्मन अथॉरिटीज ने माफी मांगी है ये माफी जेनरिक है, बहुत प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंटल एड हमको नहीं दे रहे। कुल मिला के हुआ ये था कि जर्मनी नामीबिया के ऊपर जब कब्जा करके बैठा था ना, और जब नामीबिया आजाद हुआ तो बहुत सारे जर्मनी के लोग वहीं रह गए और उन जर्मनी के लोगों ने वहां पे जमीनों पे कब्जा किया था और वो वहां पे अपनी कॉलोनी बना के अभी भी रह रहे हैं। अब वो नागरिक बन गए और वहां पे ठीक तरीके से रह रहे हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि वो जो जमीन है, वो जमीन के ऊपर जर्मनी का कब्जा है। नामीबिया की एक बहुत बड़ी जमीन के ऊपर जर्मनी के लोगों का कब्जा है और जो हेरेरो लोग हैं उनका ये बोलना है जमीन हमारी है, हमारी जमीन हमको वापस करो। तो अब ये एक बहुत बड़ा सवाल बनता है कि पास्ट के इवेंट्स के लिए किस हद तक माफी मांगी जाए और किस हद तक कॉम्प्रोमाइज किया जाए, किस हद तक कंपनसेशन दिया जाए। क्योंकि यहाँ पे हेरोरो लोग बोल रहे हैं कि हमारी जमीनें हमें वापस करो, उसके लिए हमको प्रॉपर प्राइस दो। जर्मनी ने यहाँ पे कुछ प्राइस दिया भी है, कितना सही है कितना गलत है इस बात को लेकर आगे आने वाले समय में भी बहस होगी। लेकिन इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये है कि माफी मांगना इंपॉर्टेंट है। अब जर्मनी और फ्रांस ने तो अपना बड़ा दिल दिखाया माफी मांग के, टर्की भाई ऐसा कुछ नहीं कर रहा। टर्की ने भी वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान अर्मेनिया के लोगों का जेनोसाइड किया था। अर्मेनिया के साथ इनको कुछ ज्यादा ही दोस्ती है, अजरबैजान का भी साथ दिया इन्होंने अर्मेनिया के अगेंस्ट। तो अप्रैल 2021 में जब टर्किश प्रेसिडेंट से पूछा गया कि तुम माफी मांगो, और खासकर अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने जब ये बात बोली तो गुस्सा आ गए। ये आपके अर्डोगन साहब गुस्सा हो गए, कहते मैं माफी मांगूंगा, मैं इतना बड़ा ताकतवर आदमी, मैं कैसे माफी मांग सकता हूं। और इसके चलते अमेरिका के राष्ट्रपति और टर्की के बीच के रिश्ते थोड़े से खराब है। कुल मिला के अर्डोगन साहब अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग मैन की तरह दिखाना चाहते हैं। वो ये सोचते हैं कि अगर मैं माफी मांग लूंगा तो मैं छोटा हो जाऊंगा, कमजोर हो जाऊंगा। और इस बात में कोई डाउट नहीं है कि ओटोमन अंपायर के समय पे 15 लाख अर्मेनियंस को जेनोसाइड में मारा गया था वर्ल्ड वॉर 1 के समय पे। तो जो पहले गलत हुआ है
उस चीज की गलती को मानने से आप कमजोर लग जाओगे, ऐसा अर्डोगन साहब सोचते हैं, बट एक्चुअली में ऐसा है नहीं, इसका अपोजिट होता है। जब आप पुराने क्राइम के लिए किसी से माफी मांग लेते हो तो उससे आपकी इमेज पॉजिटिव होती है, उससे दो देशों के बीच के रिश्ते अच्छे होते हैं, ना कि वो और खराब होते हैं। तो यहाँ पे जो अर्डोगन जैसे लोग हैं वो ऑटोमेटिकली अपने आप को स्ट्रॉन्गमैन दिखाने के चलते दो देशों के रिश्ते और ज्यादा खराब कर देते हैं। यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो का। जस्टिन ट्रूडो ने बहुत सी माफियां मांगी हैं। सबसे पहले तो जस्टिन ट्रूडो ने 2016 में कोमागातू के पैसेंजर्स के डिसिडेंट से माफी मांगी। कोमागातू एक पैसेंजर शिप था इंडिया का, इसके ऊपर मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बनाई है। आप कोमागाता मारू इंसिडेंट 1914, मेरा नाम हर्षित द्विवेदी साहब, यूट्यूब में सर्च मारोगे तो आपको वीडियोस दिख जाएंगी आगे। इसको मैंने जब मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम पढ़ाई थी उस समय पे मैंने एक कोमागाता मारू इंसिडेंट आपके साथ डिस्कस किया था V77 में। और ये जो ऊपर वीडियो बना रखी है कोमागातू मारू इंसिडेंट 1914, इंग्लिश हिंदी दोनों बना रखी है, इसको भी देख लीजिए, ये भी कहीं ना कहीं आपको चीजें क्लियर कर देंगी। तो इसी प्रकार से देखिए आपका हिस्ट्री का रिवीजन होता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं सर रिवीजन कैसे करें, रिवीजन कैसे करें, यही तरीका है रिवीजन करने का। कोमागातो वाला मारू वाली वीडियो देख लीजिए, आपका रिवीजन ऑटोमेटिकली टॉपिक का यहाँ पे हो जाएगा। तो करंट के साथ जुड़ के ही आपको रिवीजन करना है, समझ गए। तो अब चूंकि ऑब्वियस सी बात है कि अभी मई 2021 में जर्मनी ने माफी मांगी है नामीबिया से, तो माफिया यहाँ पे करंट कंटेक्स्ट में आ गई। तो ट्रूडो ने कोमागातू के लिए माफी मांगी थी, तो कोमागातू यहाँ पे रेलेवेंट हो गया, यूपीएससी में सवाल बन सकता है। फिर लोग बोलेंगे कि कोमागातू तो न्यूज में नहीं है, तो सवाल कैसे बन रहा है यूपीएससी में, पता चल रहा है ना कैसे न्यूज में। जरूरी नहीं कि करंट से डायरेक्टली रिलेटेड करंट अफेयर्स ही या स्टैटिक ही आपसे पूछा जाए पेपर में, थोड़ा इनडायरेक्ट रिलेशंस वाला भी पूछा जा सकता है। तो 2014 में जस्टिन ट्रूडो ने 1914 में जो कैनेडियन सरकार ने ये जो साउथ एशियन माइग्रेंट्स जिसमें ज्यादातर सिख कम्युनिटी के लोग थे, इनको वापस भेज दिया था। ये लोग जब वापस इंडिया में पहुंचे तो ब्रिटिश सरकार ने गोली चलानी शुरू कर दी, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई, उसके लिए ट्रूडो ने माफी मांगी। 2018 में ट्रूडो ने एक और चीज के लिए ऐसी माफी मांगी कि उन्होंने एक ऐसे शिप को वापस कर दिया जिसमें 900 जूश रिफ्यूजीज थे। ये जो 900 जूश रिफ्यूजीज थे वो नाजी परसिक्यूशन से भाग रहे थे। तो इस प्रकार की जब अपोलॉजीज दी जाती है ना, इनके लिए बड़ा दिल चाहिए, मैग्नेनिमस दिल चाहिए, गुडविल चाहिए, करेज चाहिए, कंपैशन चाहिए, ह्यूमिलिटी चाहिए। अर्डोगन जैसे लोगों में ये ह्यूमिलिटी नहीं है, और अकेले अर्डोगन ऐसा नहीं है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि इस समय पे पूरी दुनिया में एक ऐसा ट्रेंड देखा जा रहा है, चाहे आप म्यांमार की बात कर लो, चाहे निकोरागुआ की बात कर लो, चाहे अफ्रीका की बात कर लिए, बहुत सारे डिक्टेटर्स, बहुत सारे तानाशाह टाइप के जो रूलर्स हैं वो सामने आ रहे हैं, और वो अपोलॉजी मांगने के मूड में नहीं है। अपोलोजेटिक वॉइसेस उनकी है ही नहीं। अगर आप अपोलॉजी मान लेते हो अपने पुराने क्राइम के लिए, आप इंटरनेशनल रिलेशंस को एक मॉरल डायमेंशन देते हो, और ये मॉरल डायमेंशंस कहीं ना कहीं पीस लेके आता है। लेकिन पीस का तो मतलब ही नहीं है। आज की डेट में दुनिया भर की कंट्रीज मिलिट्री पावर बनने को घूम रही है, मैन्युफैक्चरिंग हब बनने को घूम रही है, फाइनेंशियल हब बनने को घूम रही है। तो अब ऐसे केसेस में ह्यूमिलिटी, कंपैशन, केयर, सेल्फ रिफ्लेक्शन जैसी चीजें गायब सी होती जा रही हैं। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे चीजें खत्म हो गई। और चाइना जैसी कंट्रीज के साथ तो आप वैसे भी माफी की उम्मीद नहीं रख सकते। चाइना जैसी कंट्रीज तो जो अभी गलत कर रही, गलत को जस्टिफाई, अरे भाई कोरोना वायरस जिसने फैला दिया वो ऑन लैब, उसके लिए वो कह रही है कि भाई हमको नोबेल प्राइज दे दो, तो चाइना जैसी कंट्रीज का तो क्या ही किया जा सकता है। तो ओवरऑल आई होप आपको ये चीजें पूरी तरीके से समझ में आ गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, अपनी व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, कमेंट जरूर एक छोड़ के जाइए। अगर आपका कोई सवाल हो तो सवाल छोड़ के जाओ, जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका जवाब छोड़ के जाओ, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो थैंक यू, या फिर वीडियो के बारे में जो भी आपके रिव्यूज है वो छोड़ के जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।